अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन की। आपको बताएं कि बड़े अज़म एशिया से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक ये तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ गए हैं, जिनकी तस्दीक महकमा सेहत की जानिब से कर दी गई है। मजमूई केसेस की अगर हम बात करें तो इनमें से 12 अफराद का ताल्लुक ट्रैवल हिस्ट्री से था। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर की भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 5वीं लहर जो है ये आ चुकी है। आलमी इदारे सेहत की बात करें तो उसने नया इंतबाह जारी किया है। इस इंतबाह के मुताबिक कम शिद्दत के बावजूद ओमिक्रॉन निज़ाम सेहत को मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक भर में, बल्कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो ये जो फैला हुआ ओमिक्रॉन है, इसकी ताज़ा सूरत हाल क्या है, पहले इस बारे में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 75 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची में 33, लाहौर में 13 और इस्लामाबाद में 17 केसेस सामने आए हैं, जबकि दीगर 12 केसेस का बैनुल अक़वामी सफर करने वालों से ताल्लुक है। मजबूरी केसेस में से 12 अफराद का ताल्लुक इंटरनेशनल ट्रैवल से था। महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के मरीजों को करंतना कर दिया गया है। इनसे राब्ते में रहने वालों की जाँच पड़ताल की जा रही है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ था। माहिरीन ने पाकिस्तान में कोरोना वबा की 5वीं लहर के खदशात जाहिर किए हैं। अगले बरस फरवरी के वसत में कोरोना के 3 से 4 हजार नए केसेस यौमिया सामने रिपोर्ट हो सकते हैं। कोरोना ने अमेरिका और यूरोप में खतरे की घंटी बजा रखी है। अमेरिका में एक ही रोज 3,13,000 अफराद वायरस से मुतासिर और 2,000 के करीब मरीज हलाक हुए हैं। फ्रांस में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,80,000 केसेस रिपोर्ट हुए। ऑस्ट्रेलिया में 11,267 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में खबरदार किया है कि कम शिद्दत के बावजूद ओमिक्रॉन निज़ाम सेहत को मुतासिर कर सकता है। हालिया तहकीक में ये बात साबित हुई है कि ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है, लेकिन इसके फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसेस में 11% इजाफा हुआ है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट कई ममालिक में तेजी से फैल रहा है। इनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले डेल्टा वायरस पर कामयाबी से काबू पाया है। पाकिस्तान में वजारत सेहत ने कोरोना के अक़साम में तब्दीली के बावजूद वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल लाजिम करार दिया है। शहरियों से वैक्सीन की दोनों खुराकें और अहल अफराद से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी। बात कर रहे हैं हम ओमिक्रॉन की, जो बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। दुनिया भर में तो फैल ही रहा है, पाकिस्तान में भी इसके 75 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 12 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बाकी लोगों के नहीं थी, माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि इस वायरस के हवाले से हम मज़ीद चीज़ें जो हैं वो समझें, क्योंकि बहुत सारी इत्तलात ऐसी आ रही हैं बरतानिया के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, जो SOPs थे, जो मास्क पहनने का एक वो था, सख्ती थी कि आपने लाजमी मास्क पहनना है, अब वो दोबारा से उसके ऊपर अहकाम जो है जारी कर दिए गए हैं। दूसरी एक चीज़ ये थी कि समाजी फासला आपने हर हाल में यकीनी बनाना है, उसको लेकर भी अब दोबारा से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, अगर ये वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाता है, कि जो पहले पाबंदियाँ लगाई गई थी माशी सरगर्मियों के ऊपर, खुदा न खास्ता दीगर ममालिक को वो भी लगाना पड़ सकती हैं। तो अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। माहिर सेहत हैं जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, हमें इस वक्त वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि पहले दिसंबर ही के महीने में 13 दिसंबर को पहला जो केस है वो कराची के अंदर रिपोर्ट होता है। फिर उसकी 15 दिन के बाद तकरीबन आज तक की अगर हम बात करें तो ये तादाद बढ़ जाती है, 75 तक पहुंच जाती है। तो क्या इससे हम ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस नए वेरिएंट का फैलाव है वो ख़तरनाक हो चुका है या नहीं? अभी भी आप समझते हैं कि ठीक है, अगर इतने दिन में 75 केसेस आए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई परेशान कुन बात नहीं है? जी बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने का। ये जो 75 केसेस को कल रिपोर्ट किया है NIH ने, इसका ये मतलब नहीं है कि ये तमाम केसेस कल या परसों ही आइडेंटिफाई हुए थे। नॉर्मली सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं और फिर एक बैच के अंदर या एक इकट्ठा उनका एनालिसिस किया जाता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यही कि ये सैंपल्स मुख्तलिफ दिनों के इकट्ठे हुए थे,
जिनका तजिया इकट्ठा हुआ और उसके बाद उसकी रिपोर्ट हमें एक दिन में मिल गई। लेकिन क्या 75 केसेस ही पाकिस्तान में हैं? सवाल बुनियादी तौर पर यह है, या उससे ज्यादा भी हैं? तो एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मेरी ये राय है कि ये केसेस हमारे इससे कहीं ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि हम ये जो जीनोटाइप टेस्टिंग करते नहीं हैं या बहुत कम करते हैं, तो इस वजह से हमें पूरा उसके फैलाव का अहाता करना हमारे लिए मुश्किल है। तो वक्त के साथ जब भी हम इस तरह, हम तकरीबन आधे फीसद से भी कम जो हमारे सैंपल्स होते हैं उनका ये हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, तो इस वजह से इनका कम आइडेंटिफाई होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो हमें भी ये अज्यूम करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी ये उसी तरीके से फैल रहा है। ठीक है, इसके फैलाव पे तो हमने बात कर ली। ये खतरनाक कितना है? क्योंकि बहुत पहले जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था ओमिक्रॉन का, तो ये बताया गया कि जी ये कोई इतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है, हल्का सा आपको मसल पेन हो सकता है, खिंचाव आपको पट्टों के अंदर महसूस हो सकता है, हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होगा, एंड दैट्स इट। ये कोई जानलेवा नहीं है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? नहीं, ये इस तरह कहना तो मुश्किल है। देखिए, जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, उसको ये देखने के लिए कि वो मौलिक है या नहीं है, उसके लिए हमें कम से कम 6 से 8 हफ्ते चाहिए होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइजेशन और फिर इवेंचुअली डेथ में इतना टाइम लग जाता है। तो ये अभी ये 26 नवंबर को पहली दफा आइडेंटिफाई हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अभी तो हमारे तकरीबन सवा महीना समझ लीजिए कि हुए हैं केसेस को, तो हमें 2-3 हफ्ते और देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हमें बताती है कि केसेस में इजाफा तो बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन अमवात में इजाफा उतनी तेजी से नहीं हुआ। तो इस वजह से हम होपफुल हैं कि ये शायद उतना खतरनाक ना हो जितना जितना डेल्टा था। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना ज्यादा आसानी से एक इंसान से दूसरे को लगता है, तो फिर ये हॉस्पिटल्स पे दबाव बढ़ने का खतरा होता है। और जब हॉस्पिटल में दबाव बढ़ता है तो बेशक उतना मोहलक ना हो, अगर केसेस ज्यादा हैं तो आपकी अमवात भी बढ़ जाती है। तो अभी हम उस क्रिटिकल टाइम फेज में हैं जिसमें ये चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें शायद उतनी अमवात ना हो जितनी डेल्टा के अंदर हुई थी। ठीक है, तो बस फिर इस उम्मीद पे क्या किया जाए, या ये कह लीजिए कि जब तक मज़ीद रिसर्च सामने नहीं आती है या मज़ीद डेटा सामने नहीं आता है, तब तक हम वेट करें, या आप ये सजेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब कि नहीं, हमें चले जाना चाहिए, बूस्टर लगवा लेने चाहिए? नहीं जी, वेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमें पता लगता है 2 हफ्तों बाद कि ये मोहलक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम हाथ से हमारे उस वक्त चीजें निकल गई होंगी। तो इसका हल यही है, जिस तरह आपने फरमाया है कि बूस्टर, अपनी वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं करवाया दूसरा इंजेक्शन, वो पहले दूसरा इंजेक्शन लगवाएं। जिनको बूस्टर के लिए अहल है वो बूस्टर लगवाएं। बच्चों के अंदर और नौजवान लोगों ने खासतौर पे वैक्सीनेशन कम करवाई हुई है, तो मेरी उनको भी ताकीद है कि ये वैक्सीनेशन वो करवाएं, क्योंकि जो ओमिक्रॉन के अंदर एक डिफरेंट चीज आ रही है कि ये नौजवानों को ज्यादा मुतासिर कर रहा है ओल्डर पीपल की निस्बत। सो इस वजह से जो जवाद साहब, कोई इत्तलात हैं बच्चों के हवाले से? जी, बच्चों के अंदर भी इसकी इन्फेक्शन हमें ज्यादा मिल रही है। उसकी वजह यह है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है। तो एक घर में अगर किसी एक शख्स को होता है तो अक्सर पूरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चों को, वो छोटे बच्चों को भी और दूसरे बच्चों को भी हो जाता है। हमें तो इस वक्त सिर्फ इतना पता लगता है कि ये जी इनको कोविड हुआ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते इतनी, तो इस वजह से ये आइडेंटिफाई करना ये ओमिक्रॉन था या डेल्टा था वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो ग्लोबल डेटा आ रहा है उसमें पिछली वेव्स की निस्बत नौजवान लोग, खासतौर पे 20 से 30-40 साल की उम्र के लोगों के अंदर हमें इसके ज्यादा केसेस मिल रहे हैं पहली वेव्स की निस्बत। तो डॉक्टर राना जवाद साहब, हम तक कुछ ऐसी इत्तलात भी पहुंची थी, ज़ाहिर तस्दीक आप कर सकते हैं ना, आप माहिर सेहत हैं, आपकी नज़र भी है और रिसर्च भी आप तक पहुंच रही है, इत्तलात भी जो सही इत्तलात हैं वो आप तक पहुंच रही होती हैं। मैं सिर्फ तस्दीक चाह रही हूँ। अब बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें सुनने में आई कि जी वो लोग जो अपने घर से कहीं बाहर ही नहीं निकले, जिनका किसी से मेल जोल ही नहीं हुआ, ये ओमिक्रॉन उनके अंदर भी पाया गया। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं ट्रैवल किया हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, तभी आप जाएं, इसका टेस्ट कराएं। ये तो उन लोगों को भी हो रहा है जो घरों के अंदर मौजूद हैं। अच्छा चलें, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या मेरे देखने वाले ये समझें कि ये हवा के अंदर मौजूद है, कि ये हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहा है, हम बाहर जाएं ना जाएं से फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद अंदर आ जाएगा?
नहीं, ये एयरबॉर्न तो है, हवा हवा बर्दोश तो है ये, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि अगर आप घर के अंदर अकेले बैठे हुए हैं तो ये जिस तरह हवा चल रही है उसके जरिए आपके घर आ जाएगा, इस तरह ये नहीं आता। और क्योंकि हमें आउटडोर के अंदर, यानी कि आप बाग में बैठे हुए हैं, तो आपको इसकी इन्फेक्शन बहुत कम हमें मिलती है, ट्रांसमिशन इसकी बहुत कम मिलती है। तो इसकी जो ज्यादा ट्रांसमिशन हमें मिल रही हैं वो इंडोर सेटिंग्स में है। अब लोग समझते हैं कि वो खुद बाहर नहीं गए, लेकिन उनके घर में सफाई करने वाले आ रहे हैं, कोई मिलने जुलने वाले आ रहे हैं, तो इस तरह वो अंदर लोग आते हैं। तो बेशक आप बाहर नहीं जा रहे, लेकिन आपके घर के अंदर लोग आ जाते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि जब भी आपके घर में सफाई वाला आए या कोई मुलाजिम आए, तो आप उस वक्त अपने उस कमरे की खिड़की या दरवाजा खुला रखें। क्रॉस वेंटिलेशन इस वक्त नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। जो लोग उन दफातर में काम करते हैं जहां बड़े बड़े सेंट्रली एयर कंडीशन है और वो खिड़की दरवाजा नहीं खोल सकते, एक्चुअली वो एट अ हाई रिस्क है। तो वहां पे उनको इंश्योर करना चाहिए, दफ्तर है, कि वो मास्क प्रॉपर तरीके के साथ पहने। और जो ढीले ढाले मास्क है ये मुनासिब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मास्क आपका 3 लेयर्स वाला होना चाहिए कम अज कम, और उसको आपके नाक और मुंह को प्रॉपरली कवर करना चाहिए। और अगर आप ये काम करते हैं तो बेशक ओमिक्रॉन हो, बेशक इसके अलावा कोई वेरिएंट आ जाए, आप बचे रहेंगे। तो एयरबॉर्न जरूर है, लेकिन ये हवा के साथ उड़ता हुआ अगर आप बाहर हैं तो आपको तंग नहीं करेगा। आउटडोर इज सेफ इसके लिए। ठीक है। अच्छा, कुछ ये बात कर लेते हैं टेस्ट के हवाले से ना। जैसे पहले वेरिएंट्स के अंदर हमने देखा कि टेस्ट का तरीक़ाकार एक ही रहा, अभी भी वही तरीक़ाकार है। फ़र्ज़ कीजिए अभी देखने वालों में से किसी को अगर महसूस हो रहा है कि नहीं हो सकता है उसको ओमिक्रॉन है, उसको टेस्ट के लिए जाना चाहिए, इसका भी वही एक टेस्ट है? जैसे SOPs आप बता रहे हैं कि वही है, तो टेस्ट का तरीक़ाकार भी वही होगा सर? जी हाँ, देखिए मरीजों के लिए ये अहम नहीं है कि उन्हें ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या कोई और है। उनके लिए कोविड-19 है और उन्होंने उसी तरह अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लेना है। तो इस वजह से टेस्ट के रिजल्ट भी इंतजार नहीं करना या टेस्ट का भी इंतजार नहीं करना। अगर आप समझते हैं कि आपको वो अलामात हैं जो कोविड-19 में होती हैं, तो आप अपने आप को घर वालों से फौरी तौर पर अलहदा करें, ताकि आपकी बीमारी आपके घर वालों के अंदर ना फैले। ये नंबर 1 प्रायोरिटी है। टेस्ट वही है, उसी तरह होने हैं, ये जिससे हमें ये पता लगता है कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या अल्फा है। वो एक खास किस्म के टेस्ट होते हैं जो सिर्फ अच्छा डॉक्टर मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है, मुझे बोला जा रहा है कि आपको हमें थैंक्स बोलना है। टैबलेट एक जो आई हुई है कुछ ममालिक के अंदर इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं यहाँ वो इस्तेमाल की जा सके, मौसर रहेगी? नहीं जी, अभी तो वो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है और 2 कंपनीज ने अपनी मेडिसिन ले आए हैं। तो उम्मीद है कि अगले आने वाले महीनों के अंदर उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, वो अपने ट्रायल्स कंप्लीट करके ओपन मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें 2022 के अंदर ये अच्छी खबरें ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है जी, 2022 का हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं है कि हम SOPs का दामन जो है वो हाथ से छोड़ दें, एहतियात ना करें। एहतियात हमें करनी है, उसी तरह से करनी है जैसे 2019 से हम करते चले आ रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, बहुत शुक्रिया, आप माहिर सेहत हैं, साथ ही साथ जी आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज एंड इम्प्लीमेंटर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए, इतनी सारी बेहतरीन बातें बताने के लिए ओमिक्रॉन के हवाले से। जी आगे बढ़ते हैं और अब जी हमें न्यूज़ शो में बात करनी है एक ऐसे इशू की जिस पर हम तकरीबन हर तीसरे चौथे रोज़ बात कर रहे होते हैं। तीसरे चौथे रोज़ बात क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जी ये एक बड़ा अहम इशू है और ये एक बड़ी जंग भी इसको कहा जा रहा है कि उसका रुख भी इख्तियार कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले की, जिसको लेकर जनवरी में शुरू होने वाली बातचीत के और एक नए दौर के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। यूक्रेन के तनाज़े पर बढ़ती कशीदगी और दोनों ममालिक की जानिब से धमकियों के बाद अब देखने में ये आ रहा है कि आखिरकार दोनों बड़ी ताकतें फिर बातचीत के लिए रजामंद हो गई हैं। इस हवाले से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कहाँ कहाँ डेडलॉक आया, कब कब बात हुई, उस बात का फ़ायदा क्या निकला और अब फिर से एक दौर क्यों होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी मामले को ठंडा कैसे किया जाए? अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की धमकियों के बाद अमेरिका एक बार फिर रूस से बातचीत करने पर आमादा हो गया है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमरीकी और यूरोपीय मुल्कों को खबरदार किया गया था कि अगर मगरिब ने अपना वाज़े तौर पर जारहाना मौक़िफ़ बरकरार रखा तो रूस मुनासिब जवाबी फौजी तकनीकी इक़दाम करने को हक रखता है। उन्होंने अमरीका और नेटो के सामने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि नेटो नए अरकान बनाने से गुरेज करे और न ही साबिक सोवियत ममालिक में फौजी अड्डे कायम करे। रूस ने यूक्रेन में हमले की मंसूबाबंदी की तरतीब करते हुए अमेरिका और नेटो को मुखातिब किया कि अब अपनी सलामती की कानूनी जमानतों का मुतालबा किया है। हम मसाइल को सियासी और सिफारती तरीकों से हल करना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी रहनुमा ने यूक्रेन के लिए अमरीकी मदद पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात फिर से दोहराए हैं। इस मदद में यूक्रेन की फौजों को तरबियत देना और $2.5 अरब से ज्यादा रकम फराहम करने का वादा शामिल है। अमरीकी हुकाम की जानिब से अब रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौजी तैनातियों में इजाफे पर आइंदा माह जनवरी में रूस से बातचीत हो सकती है। ताहम व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम ने सदर पुतिन के बुनियादी मुतालबात पर तबसरा करने से इनकार किया है, जिनमें मशरकी यूरोप में नेटो के तमाम फौजी सरगर्मियों का खात्मा और यूक्रेन को नेटो रुकनियत न देना शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जिनजाकी ने अपने एक बयान में कहा है कि वैसे तो सिफारती बातचीत पर फिलहाल कोई हतमी इत्तेफाक नहीं हुआ है, मगर अमेरिका ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और उनके लिए पुरुम्मीद है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी और इसी रिपोर्ट पर इसी खबर पर ये जो इतने अहम मुज़ाकरात दोबारा से होने जा रहे हैं 10 जनवरी को, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। असद महमूद साहब हैं, IR एक्सपर्ट हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं बहुत सारे बैन अवी मामलात को लेकर जो भी जहाँ भी चल रहे होते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि यूक्रेन के हवाले से हम इनकी राय ना लें। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा असद महमूद साहब, ये काफ़ी दिनों से हम बात कर रहे हैं ना यूक्रेन के हवाले से, रूस जो कुछ कर रहा है, फिर अमेरिका को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यूरोपीय ममालिक को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सारी बातें। लेकिन ये अब जो 10 जनवरी पर इत्तेफाक हो गया है कि जी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आपको लगता है इनको कोई फ़ायदा होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आए रोज़ जिस तरह के बयानात आप देखते हैं, कभी इनमें तलखी होती है, कभी थोड़ा सा उसके अंदर कोई बेहतरी नज़र आती है, बट प्रैक्टिकली सेइंग कि हाँ, अब 10 जनवरी से इनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पहले व्लादिमीर पुतिन के और फिर बाइडेन के हैं, और उसके बाद जो है इनकी यूरोपियन यूनियन से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो स्पेशल सूरत हाल बनी हुई है रशिया के साथ और चाइना के साथ, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सूरत हाल के अंदर आपको बेहतरी होती हुई नज़र आए, स्पेशली जब आप इसको इस एंगल से व्यू करते हैं कि चाहे नेटो हो जाए या अमेरिका हो जाए, वो दोनों हमेशा एक दुश्मन की तलाश के अंदर होते हैं, मैं समझता हूँ। और लाइक जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान से निकला है, नाटो की भी बात करें या अमेरिका की भी बात करें, और अब रशिया के तो बड़े सीरियस एतराज़ात हैं। उनका कहना ये है कि जी जब कोल्ड वार का आपस में हमारा मुआहदा हुआ था, तो हमें ये गारंटी दी गई थी कि हम नेटो को 1 इंच भी आगे नहीं लेकर आएंगे, और 1 इंच दूर की बात है, अब आप इसके अंदर मोल्डोवा को शामिल करने जा रहे हैं, नेटो को, स्वीडन को, फिनलैंड को, यूक्रेन को, और एक और मुल्क इनका है वो उसको शामिल, जॉर्जिया को शामिल करने जा रहे हैं। जब ये सारी सिचुएशन होती है तो दे रियली फील, इसको कहते हैं एक फियर की बात भी है। और सर्टनली मेरा ख्याल है कि 4 घंटे की जो प्रेस ब्रीफिंग पिछले वीक की है प्रेसिडेंट रशियन ने, जो व्लादिमीर पुतिन ने, दैट इज़ बड़ा मीनिंगफुल है। उसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को खोल के एक लिहाज से बयान किया, और उनको ये कहना है जी कि यस वी सिंपली से हॉल्ट, व्हाई, बिकॉज अब हम बेसिकली एक रेड लाइन है, उसके अगेंस्ट हमें पिच कर दिया गया है। और ये नॉर्मल वही लैंग्वेज होती है जब आपने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब रशियन ट्रुप्स को एक लिहाज से लॉन्च किया गया था, और सर्दियों के अंदर तो दे आर वेरी एक्सपर्ट लड़ाई लड़ने के अंदर, जो कुछ भी है। मेरा ख्याल है चाहे वो आप नेटो की बात करते हैं या यूरोपियन ममालिक के उन फौजों की बात करते हैं जो रशिया पे हमलावर हुई थी, वो तो कभी भी नहीं भूलें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो कुछ उनके साथ एक लिहाज से हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मुज़ाकरात हैं, होने चाहिए, बट आई से कि मुज़ाकरात किस लिए हो रहे हैं? पहले तो मेरे ख्याल में हम इसी पे बात कर लेनी चाहिए ना असद महमूद साहब।
मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं जी कि रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। अच्छा, यूक्रेन की जब हम बात करते हैं, रूस से उसके क्यों ताल्लुकात ख़राब हैं? 2014 में हम जानते हैं कि क्रीमिया पर रूसी इत्तेहादियों के कब्ज़े के बाद से ताल्लुकात ख़राब हैं ना दोनों ममालिक के। अब जो मामला अभी इस वक्त चल रहा है उसमें रूस का तो बयानिया ये है असद साहब कि हम तो यूक्रेन पर अटैक कर ही नहीं रहे हैं। मॉस्को ने फ़ौजें भी मशकों के बाद वापस बुला ली हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक प्रेशर डालने के लिए था यूक्रेन पर, और अब जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं जी अटैक नहीं करने वाला हूँ, मेरे को ऐसे मकसद ही नहीं है, मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ, तो फिर ये बार बार क्यों मुज़ाकरात किए जा रहे हैं? मतलब देखिए ना, कुछ ऐसा नहीं हो सकता एक टेलीफोन कॉल करें एंड दैट्स इट, खत्म कर दें सारा मामला? ये तो है, इतना सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर इस वक्त देखें कि जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके साथ लोग हैं, वो तो बेसिकली हैं रूसोफोबिया से उनका आप कह सकते हैं कि वो ताल्लुक है। लाइक रशियन हेट के ऊपर आप उनको देखते हैं, रशियन एनिमिटी के ऊपर एक लिहाज से देखते हैं। और उनकी जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, नो शी इज़ द वन, कि जब 2014 के अंदर आप कहते हैं कि सीआईए ने वहाँ पर जो डिस्टर्बेंस की थी ओके यूक्रेन के अंदर, और जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो उसके अंदर तो बेसिकली दिस लेडी वाज द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर एक्चुअली इसके ये जो यूक्रेन के अफेयर्स थे। सो व्हाट वी से कि अब वही जो है वो अगेन एज अंडर सेक्रेटरी मौजूद है बाइडेन के साथ। तो ये तो हो ही नहीं सकता आप ये कहें कि नहीं वो कोई अच्छी सोच के साथ आप कह सकते हैं कि मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सर्टनली वो है। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इस सारी सिचुएशन के अंदर व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन बहुत मजबूत है। व्हाई इट इज से कि जी देखें ना, उन्होंने कहने को तो कह दिया जी कि हम ट्रुप्स को पुल आउट कर रहे हैं, और उन्होंने 10,000 ट्रुप्स को तो पीछे खींच भी लिया है, लेकिन उससे हटके 1,65,000 ट्रुप्स तो अभी भी यूक्रेनियन सरहद के ऊपर मौजूद हैं। और इवन फॉक्स न्यूज और बाकी जो मीडिया के लोग हैं, इंटरनेशनल मीडिया के, दे से जी कि ये उन्होंने बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए थोड़ा सा वो इस तरह का उन्होंने जेस्चर शो किया है, बट उनके जो ओवरऑल डिज़ाइंस हैं पुतिन के, वो बिल्कुल क्लियर है दैट ही इज़ देयर एक्चुअली, कि वो उन्होंने यूक्रेन पे दे से जी कि 50% चांसेस हैं कि वो एक लिहाज से यूक्रेन पे हमला कर देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2014 के अंदर फिर जिस तरीके से क्रीमिया के अंदर आपने ऑफेंसिव देखा था रशिया का, बिकॉज वो तो उनके बड़े सीरियस कंसर्न थे वहाँ पर क्रीमिया के अंदर, बिकॉज वो ब्लैक सी के अंदर उनका बहुत बड़ा जो बहरी बेड़ा है, बहरी तनसीबात हैं, वो उनके साथ 2017 तक का मुआहदा था। वो जब ये हुकूमत पिछली आई, वो मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। उससे पहले जो उनके एक प्रेसिडेंट थे जो कि एक्चुअली रशिया के साथ चलते थे, वो तो 2017 के मुआहदे को 2042 तक लेके चले गए थे। नो व्हाट वी से कि जी किसी सूरत के अंदर भी रशिया तो इस किसी काम से पीछे हटने से रहा। और रशिया के जो एतराज़ात हैं, दे आर समथिंग वेरी सीरियस, कि जी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं, और हमसे जो प्रोमिस किए गए थे और ये कहा गया था कि नेटो जो है वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा, 1 इंच तो छोड़ दें, वो तो एक लिहाज से हमारे डोर स्टेप्स के ऊपर वो एक जो रेड लाइन है उसके ऊपर एक लिहाज से मौजूद है। उनके वेपन्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, और इवन अमेरिकन जो वेपन्स हैं दे आर गोइंग टू बी हियर इन दिस एरिया। तो सर्टनली वो थ्रेटन तो फील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से किसी ट्रीटी के ऊपर ये पहुंचने की कोशिश करें, जिसका एक्चुअली रशिया ने उनसे कहा है जी कि हमारे बड़े सीरियस जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, उनको मीटअप किया जाए। बट जो ओवरऑल वाशिंगटन के अंदर जो फ़ज़ा है वो ऐसी नहीं है कि जिसके कहें जी कि नहीं वो पूरे तरीके से रशिया को इंटरटेन करेंगे या उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेट्स सी, इट्स मैटर ऑफ ओनली 14 डेज कि जब ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम, वो भी बड़ी जल्दी सामने आ जाएगी। एंड इट इज़ नॉट ओनली विद अमेरिका, बल्कि इनकी जो मुज़ाकरात हैं वो तो फिर नेटो के साथ भी होने जा रहे हैं। बट आई वुड से कि मैं नेटो इसी को पे और बात करना अमेरिका चाह को, रही थी आपसे असद साहब कि अमेरिका से मुलाकात के तकरीबन 2 दिन के बाद ही रूस और मगरबी दिफाई इत्तेहाद जी जो नेटो है उसके माबैन भी मुज़ाकरात की तैयारी हो रही है ना, जिसका जिक्र अभी आपने खुद किया। जी जी तो नेटो इत्तेहाद का भी तो वही बयानिया है जो अमेरिका का है। जो बाइडेन और एग्जैक्टली पुतिन के दरमियान फिर ये जो बातचीत है, इसके नताइज अगर मुस्बत नहीं आते हैं तो क्या जो नेटो के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि वो 2 दिन बाद ही है, उस पर भी इसके असरात ज़ाहिर है मुरतब होंगे, ऐसा है? जी, बिल्कुल ऐसा होगा। एंड व्हाई इट इज सो, बिकॉज मैंने आपसे कहा ना कि जब नेटो ने पुल आउट किया अफगानिस्तान से, तो फिर जिस तरह अमेरिका को एक दुश्मन की ज़रूरत है, नेटो को भी इसी तरीके से दुश्मन की ज़रूरत है। बिकॉज वो टेरर, वार ऑन टेरर कह लें, काउंटर टेररिज्म कह लें, उससे हट के मेरा ख्याल है नाउ दे आर गोइंग फॉर सीरियस। एक लिहाज से कोई इंटरफेरेंस की बात आती है या ऑफेंसिव की बात आती है या वेपन्स के डिप्लॉयमेंट की बात आती है,
और फॉर दैट मैटर जो बड़े एनिमीज जिनको वो लेते हैं, रशिया को और चाइना को, सर्टली उनको कंटेन करने के लिए ये सारे के सारे इकदाम करने जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी आ जाती है कि अगर उनको कोई दुश्मन नहीं होगा तो नेटो का जो अपना एक लिहाज से एग्जिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी क्वेश्चनेबल। और अभी अगर पिछले चंद महीने पहले उन्होंने अफगानिस्तान से रिट्रीट किया, वो वहाँ से विड्रॉ हुए, वो निकले, तो अगर यही सूरत हाल उनकी आती है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन से भी आप समझते हैं कि अगर नाटो को आउट होना पड़ता है तो दैट इज नॉट ओनली फॉर एम्बेरसमेंट फॉर देम, बेसिकली वो उनकी तो एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आने जा रहा है। एंड दैट इज द रीजन आई फोर सी कि ये मुज़ाकरात ऐसे नहीं है। हो सकता है मे बी आगे चल के कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, बट इन 2 हफ्तों के बाद जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आई डोंट हैव एनी हाई होप्स कि मैं ये कहूँ कि नहीं को किसी तरीके से कोई बेहतरी की सूरत आप देखेंगे इन मुज़ाकरात के ठीक है, अंदर। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए इन मुज़ाकरात से, आपको कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल असद महमूद साहब, आप IR एक्सपर्ट हैं, वक्त निकाल रहे थे, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत सारी जगहों पर मुज़ाकरात कर रहा है, क्योंकि अभी शो में हमें जो बात करनी है वो करनी है जी वियना मुज़ाकरात के 8वें दौर की। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत में एक सिलसिला जो है वो जारी है। मुज़ाकराती वफूद ने हतमी नतीजे तक बातचीत जो है वो जारी रखने पर जोर दिया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फरीकैन के दरमियान बार बार डेडलॉक पैदा हो जाता है। ईरान कितना पुरुमीद है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे कि डेडलॉक पैदा क्यों होता है आखिर बार बार। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात के 8वें दौर का आगाज पीर को हुआ। 3 यूरोपीय ममालिक की तरफ से बाज मुतासिबाना बयानात के बावजूद मुज़ाकरात का अमूमी माहौल मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहा है। बातचीत का अमल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात नुमाया तौर पर बढ़ गए हैं। वियना में रूस के चीफ मुज़ाकरातकार का कहना है कि बातचीत की पेशरफ्त बिलाशुबा है। उन्होंने डेडलाइन पर अमेरिका और 3 यूरोपीय ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए वाज़ेह किया कि ये वक्त धमकी देने का नहीं है। मगरिब की तरफ से उजलत का एहसास कदरे मुबालगा अंबेज है। ईरान का दावा है कि वो अभी तक जौहरी मुआहदे का पाबंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि मुज़ाकरात अच्छी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और फरीक ने अगर नेक नीति के साथ मुज़ाकरात के इस मरहले को जारी रखा तो अच्छे समझौते का हुसूल मुमकिन है और ये समझौता तय पा सकता है। मुज़ाकरात जुमेरात तक जारी रहेंगे। नए साल के तातीलात की वजह से 3 दिन के वक्फे के बाद पीर को दोबारा शुरू होंगे। इस दौर में वफूद किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए नताइज पर मबनी मुज़ाकराती अमल को तेज करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। मई 2018 में अमेरिका ने खुद को इस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थी। फरीक जिसने पहले मुआहदे पर दस्तखत किए थे अब उसे बहाल करना चाहता है। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका इस पर लगाए जाने वाली पाबंदियों को हटा दे। बिल्कुल जी, ईरान ये मुतालबा करता चला रहा है कि अमेरिका ने जो पाबंदियां लगा रखी हैं वो पाबंदियां हटा दी जाएं तो मामला बेहतर हो सकता है। हो सकता है वाक़तन ऐसा कि पाबंदियां हटा दी जाएं, और फिर क्या वाक़तन अगर हटा दी जाती हैं तो मामला बेहतर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बताने के लिए मौजूद हैं जी वीडियो लिंक पर सीनियर तजियाकार हैं, अमेरिका से हमारे शो के लिए खासतौर पर वक्त निकाल रहे हैं, उवैस सलीम साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवैस साहब ये फरमाइएगा कि ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का ये 8वां दौर है जो हम होता हुआ देख रहे हैं। फरीकैन हमेशा की तरह अभी भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बातचीत का जो अमल है इसको जारी रहना चाहिए, इसी बात पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी ओवैस सलीम साहब कि ऐसा क्या हो जाता है जब दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया जाता है, मामले को निपटाने के लिए कोशिशें की जाती है, तो फिर डेडलॉक क्यों पैदा होता है सर? देखिए, बुनियादी नुक्ता जिस पर इस वक्त इख्तलाफ पाया जाता है फरीकैन में वो तो ये है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि ईरान ये चाहता है कि पहले जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट की जाएं, जिसके बाद वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्केल बैक करेंगे, जबकि अमेरिका और मगरबी ताकतों का इसरार है कि नहीं, वो पहले कर्टेल करें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और उस हवाले से कोई वाज़ेह इक़दामात जो है दुनिया के सामने रखें, जिसके बाद इन सैंक्शंस को लिफ्ट किया जाएगा। सो इस वक्त इन मुज़ाकरात में भी ज़ाहिर है इसी पर बातचीत हो रही है, तो डेडलॉक बुनियादी तौर पर तो इस वजह से है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात का दोबारा से शुरू होना ही बहुत इनकरेजिंग है, क्योंकि 2015
की जो न्यूक्लियर डील थी, उसके बाद जिस तरह से एक तरफा तौर पर सदर ट्रंप ने इससे अपने आप को अलहदा कर लिया था, उसके बाद अब ये एनकरेजिंग साइन है कि एटलीस्ट मुज़ाकरात तो दोबारा शुरू हुए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये एक मुस्बत चीज़ है कि चलें दोबारा शुरू तो हो रहे हैं मुज़ाकरात। लेकिन ये बता दीजिएगा कि बहुत सारे ममालिक जैसे कि इज़राइल है, फ्रांस है और दीगर कई यूरोपीय मुल्क हैं, वो ईरान के ख़िलाफ़ हमें जारहाना रवैया अपनाए हुए दिखाई देते हैं। रूस के वियना में जो सफारतकार हैं, उन्होंने ख़बरदार भी किया है कि ये वक्त धमकियों का नहीं है, बल्कि मामले को सुलझाने का वक्त है। आप क्या समझते हैं ओवैस साहब, ये जो ममालिक हैं, जो धमकियाँ दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि मामला जो है ये हल हो? देखिए, इसके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। जब 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, तो अगरचे बज़ाहिर तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, लेकिन जो एक P5+1 एक मुशावरती ग्रुप था, वो एक तरह से गारंटर था और तमाम मुज़ाकरात में शरीक रहा था। इसमें रूस था, इसमें चाइना था, फ्रांस था, बरतानिया था, जर्मनी था और यूरोपियन यूनियन भी थी। और इस वक्त भी जब ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं, तो ईरान बड़ा रिलक्टेंट है कि वो अमेरिका के साथ बराह रास्त एंगेज करे। इसलिए ये तमाम मुल्क जो हैं, वो उनके ज़रिए इस वक्त ये गुफ्तगू हो रही है। अब ये तमाम मुल्क जो हैं, इनके अपने अपने मफादात भी हैं और हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, लोगों के मफादात, मुल्कों के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। अब रशिया जो है वो क्योंकि एंटी अमेरिकन ब्लॉक में है, इसलिए वो साइड कर रहा है इस वक्त ईरान के साथ। फ्रांस जो है उसके मफादात इसराइल और अमेरिका के साथ वाबस्ता है, इसलिए वो उनके साथ साइड कर रहे हैं। तो वो जिसको अंग्रेजी में गेम्समैनशिप कहते हैं, वो आपको इस वक्त नजर आ रही है कि दोनों फरीकैन जो हैं, वो अपना अपना वेट जो है वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उससे क्या ज्यादा से ज्यादा लेवरेज हासिल किया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बता दीजिएगा वैसा मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन फ़रीक़ैन के दरमियान अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होगा? क्या जो अमेरिका है वो ईरान पर सिर्फ पाबंदियाँ लगाने तक महदूद रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ जारहाना कदम भी उठाया जा सकता है इस सारे मामले को लेकर अमेरिका की जानिब से? देखिए, अमरीकी हुकाम जो है उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात तो दिए हैं कि हम हमला कर सकते हैं या इंतहाई कदम उठा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो अहमियत है वो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, क्योंकि सदर बाइडन इस वक्त इंटरनली एक वीक प्रेसिडेंट समझे जा रहे हैं। सदर ट्रंप के हामी जो हैं उन पर बार बार हमला करते हैं। अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है कोविड के बाद, और जो ये 20 साल की जंग में शरीक रहा है अमेरिका उसके बाद। सो वो अपनी जो इंटरनल ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी की जो हालत है, खास तौर पर अफगान जंग के फौरन बाद, वो कोई ऐसा एडवेंचर अफोर्ड कर सकते हैं कि दोबारा एक नई जंग में जाएं, बाकायदा हमला करें और अपने आप को इंटरनली जो है वो अनपॉपुलर करने का रिस्क मोल लें। ठीक है, चलें, अगर नाकाम होते हैं मुज़ाकरात तो फिर क्या होता है? इस पर तो वैसे सब आपने रोशनी डाल दी। ये बता दीजिएगा कि दोनों फ़रीक़ैन अगर किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं इन मुज़ाकरात के नतीजे में, तो फिर इसका आलमी मंजरनामे पर क्या असर आप होता हुआ देख रहे हैं? कहाँ कहाँ बेहतरी आएगी और कहाँ कहाँ बहुत सारे लोगों को अफसोस होने वाला है कि जी ये क्यों हो गए कामयाब, क्यों पहुँच गए एक मायदे पर? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर इसको ईरान और अमेरिका जो है उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का एक तारीखी तनाजुर है। सो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हल होता है तो ज़ाहिर है इसके इन ममालिक के साथ वाबस्ता जो मुल्क हैं उन पर अच्छा असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर आप ईरान के बारे में सोचें, जो ईरान की इकोनॉमी की इस वक्त हालत है सैंक्शंस के बावजूद, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें इस किस्म के जो ग्लोबल मामलात हैं उनको कभी कभार एक ह्यूमनिस्टिक एंगल से भी देखना चाहिए। सो ईरान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकेगी, जो इस वक्त टाई अप्स इंटरनेशनली वो नहीं कर सकते वो करने के काबिल होंगे, उनके कारोबार मुल्क से बाहर निकल सकेंगे। सो सबसे बड़ा असर तो ईरान पर पड़ेगा और मैं जाती तौर पर इस हवाले से इनकरेजिंग समझता हूँ जो इसराइल के वजीर आजम ने अभी बयान दिया है, एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो
बराह रास्त मुखालफत नहीं करेगा अगर ये फरीकैन किसी डील पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अभी आज सुबह ये खबर आई है कि जो रूस के सदर हैं पुतिन, उनकी दरखास्त पर कल एक टेलीफोनिक मुलाकात होने वाली है सदर बाइडेन और पुतिन के दरमियान, और मुझे यकीन है कि उसके दौरान भी इस किस्म की बातचीत जरूर होगी। तो मामलात अगरचे स्लो पेस पर बढ़ रहे हैं लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ये किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि तमाम ममालिक जो इसमें बराह रास्त शरीक हैं या इस गुफ्तगू के अमल में गारंटर के तौर पर पहले शामिल रहे हैं या अब हैं, उनके लिए एक ये जो है एनकरेजिंग भी होगा और एक रिलीफ का एहसास भी होगा। ठीक है। अच्छा, ये मुज़ाकरात का चूंकि ओवैसी 8वां दौर है, बहुत पहले आपके भी याददाश्त में होगी ये बात, ईरान का रवैया जो है वो बड़ा जारहाना रहा करता था। अब कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई लचक जो है अब वो दिखने लगी है। आपको क्या लगता है कि अभी ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इसकी नज़ाकत को समझा जा रहा है ईरान की जानिब से उस तरह से, या ईरान अभी भी उसी मूड में हमें दिखाई देता है जैसे अब से कुछ सालों पहले था? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन दोनों तरफ है। सबसे पहले तो ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, ये दौर जो नए सदर हैं ईरान के, इब्राहिम रईसी, उनके तहत पहले मुज़ाकरात हैं, यानी पहला दौर उनकी हुकूमत में हो रहा है, और उनकी हुकूमत ने बड़े हौसला अफजा बयानात दिए हैं इस हवाले से कि वो अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए इस डील में वापस जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सदर बाइडेन भी, जैसे मैंने कहा, कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ही ये कह दिया था सदर बनने से पहले कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम इस डील को दोबारा ताज़ा करना चाहेंगे। सो ये रियलाइजेशन दोनों तरफ है इस वक्त। ठीक, ज़बरदस्त। जी, दोनों जानिब ये एहसास पाया जाता है कि इन मुज़ाकरात को अगर कामयाब कर लिया जाता है तो दोनों के ये मफादात में, ख़ास तौर पर ईरान में भी बात को समझा जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान तो ऑब्वियसली ईरान का ही है अगर ये मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब, आप अमेरिका से हमारे लिए खास तौर पर वक्त निकाल रहे थे। हमें टाइम डिफरेंस का बिल्कुल एहसास रहता है, कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए मैनेज करना, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी रिक्वेस्ट पे साथ मौजूद होते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम में अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है अब हमें सऊदी अरेबिया की, जहाँ जाना और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। कई लोग इस सफ़र के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने से भी गुरेज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो मुसलमान जो सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से अब नहायत आसान इक़दाम उठाया गया है। सऊदी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकामात में शुमार होने वाले हज अस्वद को वर्चुअल रियलिटी यानी VR के ज़रिए घर बैठ कर देखने के मनसूबे का आगाज़ कर दिया है। इत्तलात बहुत दिनों से आ रही थी, अभी हम देख रहे हैं कि इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। मनसूबे का जो इफ्तिताह है मदीना प्रोजेक्ट नामी डिजिटल नुमाइश के तहत किया गया, जिसमें मस्जिदुल हराम समेत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्चुअल तरीके से दिखाया जा रहा है। इत्तलात बताती हैं कि फ़िलहाल सिर्फ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लोग जो हैं वो वर्चुअल नुमाइश में हज अस्वद को देख सकेंगे। दुनिया भर के लोगों को हज अस्वद को वर्चुअल तरीके से देखने के लिए कुछ वक्त लगेगा। इत्तलात ये भी बता रही हैं कि जल्दी मंसूबे को वसअत देकर इसे आम बना दिया जाएगा। नाज़रीन, घर बैठे हज अस्वद को वर्चुअल तरीके से देखने के लिए लोगों को VR हैट का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद इदारे की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से इंटरनेट के ज़रिए मुंसलिक हुआ जाता है और फिर इस तरह से हज अस्वद को देखा जा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही फील होता है इसको देखने के बाद जी कि आप बिल्कुल वहाँ पर मौजूद हैं और बराह रास्त ये जो सारी चीज़ें हैं इनको देख रहे हैं। तो ये बड़ी खुश नसीबी है जी तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए कि वो लोग जो वहाँ जा नहीं सकते हैं वो भी, और जो लोग जा चुके हैं उसके बावजूद कभी ज़ाहिर आप घर पे बैठे हैं, आपका दिल हो रहा है, किसका दिल नहीं होता है ऐसे मुक़द्दस मकामात को देखने का, तो बस आपको ये हैट पहनना है और उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ऐसा कि जैसे आप खुद ब खुद वहाँ पर मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन साल जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस साल यानी 2022 में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आई हैं और इसने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या कुछ दुनिया में कुदरती आफात इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से आई हैं, कहीं सैलाब हैं, कहीं समुद्री तूफ़ान हैं, बहुत सारी तबाही हमने देखी है, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, लावा बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर फटता हुआ दिखाई दे रहा है, जंगलात जो है वो आग की लपेट में आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इनसे जानी नुकसान होता है, ज़ाहिरी बात है माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है दुनिया भर को, सैकड़ों जानें जो हैं वो इसकी लपेट में आ जाती हैं। कितना नुकसान हुआ है माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से 2021 के अंदर, इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे।
इंडोनेशिया के सूबे सलावसी में आने वाले 6.2 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी थी। जल्जले के बाद शदीद झटकों से 3 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए, जिनमें मजीन, मामोजो और पोलेवाली मांदर अजला शामिल थे। इस जल्जले में कम से कम 107 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। 6.2 के जल्जले से 1500 से ज्यादा मकानात को भी नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलिया को गुज़िश्ता 100 बरसों में बदतरीन सैलाब का सामना रहा। मार्च 2021 के आखिर में ऑस्ट्रेलवी सूबे न्यू साउथ वेल्स में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी थी। 1961 के बाद ये पहला मौका था जब सैलाबी पानी का बहाव इतना तेज देखने में आया। ऑस्ट्रेलवी अवाम 1 साल पहले जंगलों में लगने वाली जबरदस्त आग के नुकसान से बाहर नहीं आ पाए थे कि एक और कुदरती आफत का सामना करना पड़ गया। अप्रैल के अवाल में कैरिबियन जजीरे पर आतिशफशां फट पड़ा था, जिसके बाद हर तरफ राख फैल गई और जजीरे को खाली करवा लिया गया था। इस दौरान हजारों अफराद घरों से बाहर रहने पर मजबूर हुए और जजीरे के बेशतर हिस्से को पानी की फराहमी मुनक़ते कर दी गई थी। तकरीबन 16,000 अफराद को राख से ढके या गैर महफूज इलाकों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। लावे से राख का अखराज 10 दिन से जायद अरसा जारी रहा। अप्रैल के ही महीने में इंडोनेशिया के मशरकी सूबे में मुसलसल होने वाली तूफानी बारिशों ने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली थी। सिरोजा नामी तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान लिम्बाटा जजीरे के एक आतिशफशां पहाड़ लीवोटोलो के ढलवान पर हुआ, जब आतिशफशां चट्टानें और दीगर मलबा पहाड़ से नीचे गिरने से पूरा गांव तबाह हो गया और 67 अफराद इस हादसे में हलाक हुए। इंडोनेशिया के सूबे नौसा टंगारा में इसी सैलाब से 181 अफराद हलाक और 271 जख्मी हुए। चीन में भी जुलाई और अगस्त के महीने में सैलाब और तूफान की सूरत हाल रही। शदीद बारिशों से चीन के सूबे मंगोलिया में 2 डैम टूटने से इलाके में सड़कें बह गईं। सैलाबी पानी की वजह से रेस्क्यू रसाई में भी मुश्किलात का सामना रहा। सैलाबी पानी की वजह से रेस्क्यू रसाई में भी मुश्किलात का सामना रहा, जबकि हनान सूबे में 302 अफराद सैलाब में जान से हाथ धो बैठे। चीन में आने वाले सैलाब का बराह रास्त इक्तिसादी नुकसान का तखमीना 17.7 बिलियन डॉलर लगाया गया था। जंगलात में लगने वाली आग में भी इस साल इजाफा देखने में आया। साइबेरिया के जंगलात में लगने वाली आग बाकी दुनिया के मुश्तरका आग से ज्यादा थी। सितंबर के वस्त तक तकरीबन 40 मिलियन एकड़ रकबा जल चुका था, जो कि रूस के जंगल में लगने वाली आग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तुर्की में इस साल लगने वाली आग ने घर, ज़रई ज़मीन, जानवर सब जला डाले। 656 मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका जलकर राख हो गया, जबकि इस आग ने 9 अफराद को भी अपना शिकार किया। 10 दिसंबर को अमेरिका में रियासत केंटकी रियासत के मुतादिद शहरों और कस्बों में तूफान और तेज हवाओं के बगोलों की जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद अब 78 तक पहुंच चुकी है और अभी भी मजीद लोगों की तलाश जारी है। अमेरिकी रियासत केंटकी में आने वाले 29 बगोलों ने मुतादिद कस्बात को सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया है। इस साल अमेरिकी महकमे मौसमियात की जानिब से 149 बार तूफान की वार्निंग जारी की गई, जो कि अमेरिकी तारीख में सबसे ज्यादा है। साल का आखिर आ गया, लेकिन कुदरती आफात थम नहीं रही। इस रिपोर्ट की आखिरी खबर है फिलिपाइन से, जहां समुद्री तूफान से अब तक 200 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अब भी लापता हैं। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।